So let us start our class, students. We have already studied or learned about the different kinds of diseases that are suffering with the by the people or human beings, and we have already studied about the different kinds of diseases that are caused in the different kinds of cattle, even the plant. कैटल्स में होने वाली बीमारियों के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया, प्लांट में होने वाली बीमारियों के बारे में भी जिक्र कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है और किसके वजह से होता है और इसका इलाज क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग एंड व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ द फूड पॉइजनिंग ऑन आवर बॉडी। बॉडी में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सी, हैव अ लुक। भोजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड। भोजो ये पहेली है और इसका जो भाई है उसका नाम है भोजो। तो भोजो को किसी दोस्त ने बुलाया, गए वहां पे दोस्त के पास, खा लिए होंगे उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ और बीमारी हो गई। तो भोजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू द पार्टी एंड ही एट एन वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। तरह तरह का फूड खाया उसने। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग। घर पहुंच करके वो वोमिट करना शुरू कर दिया, ठीक है, उल्टी करना शुरू कर दिया। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। और लास्ट में भोजो को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। The doctor has said that the condition could be due to the food poisoning. डॉक्टर ने बताया कि ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। फूड पॉइजनिंग, अब यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से भोजो को हुआ क्या। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग का मतलब हुआ कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा फूड खाया जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सड़ाया गया हो और डिकम्पोज कर दिया गया हो, यानी कि स्पॉइल फूड। स्पॉइल मतलब सड़ा हुआ फूड आपने खाया, और सड़ा हुआ फूड खाने से आपको प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके हिसाब से काम नहीं किया, उस फूड के हिसाब से काम नहीं किया, वो फूड पॉइजन की तरह एक्ट किया आपके बॉडी में, जहर के जैसे एक्ट किया आपके बॉडी में, और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो आपको वोमिटिंग कराना शुरू कर दिया, लूज मोशन कराना शुरू कर दिया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया। तो ये ऑल द सिम्टम आर जनरली एसोसिएट विद द फूड पॉइजनिंग एंड एब्डोमिनल इश्यूज आर गोइंग ऑन। उस समय आपको क्या दिखाई देता है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड। फूड कहीं ना कहीं कंज्यूम किया आपने, कैसा फूड कंज्यूम किया, स्पॉइल फूड कंज्यूम किया। कैसा फूड कंज्यूम किया, स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कहीं ना कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था वो खराब कर चुका था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं एंड मेक द फूड पॉइजनस, और फूड को क्या कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, कॉजिंग सीरियस इलनेस। और इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना, बहुत सारे बीमारियां होती हैं, इलनेस एंड इवन डेथ। और यदि इसको टाइम पर इलाज नहीं कराया गया तो ये डेथ का भी कारण हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइल, यानी कि फूड को हमें प्रिजर्व करना जरूरी है। इसमें एक मैं आपको टॉपिक समझाना चाहता हूँ। जनरली हमें फूड पॉइजनिंग कैसे फूड खाने से होता है। देखो, घर का खाना हम खा रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग का होने का चांस है ही नहीं, फूड पॉइजनिंग होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो घर में खाना बनता है वो हाथों हाथ बना और 2-3 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। फिर मम्मी या आपके घर के जो लोग हैं वो दोबारा खाना बना रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, फूड जो है आपके यहाँ ताजा बनता है, फ्रेश बनता है, और फ्रेश फूड में जो है बैक्टीरिया होने का चांस लगभग नहीं के बराबर है। तो हमारे पास ये फूड आता कहाँ से है, ऐसे ऐसे खाने हम जो जिससे हम बीमार पड़ते हैं वो हम कहाँ से उपलब्ध करते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द दिस काइंड ऑफ फूड बाय विच वी गेट इन्फेक्टेड। तो फर्स्ट है स्ट्रीट फूड। कहाँ से मिलता है हम लोगों को ये खाना, स्ट्रीट फूड से मिलता है, मतलब रास्ते का जो खाना होता है, जो भी चाट वगैरह हम लोग खाते हैं, है ना, वो सारे के सारे जो खाने हैं वो कहीं ना कहीं स्पॉइल्ड खाने हो सकते हैं। इट मे बी एन स्पॉइल्ड फूड, sorry, a spoiled food, and the spoiled food obviously cause
द फूड पॉइजनिंग, सड़ा हुआ खाना जो है फूड पॉइजनिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो होता है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म ये नया टर्म है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका सॉस का बोतल है, इसको हम लोग सॉस का बोतल बोले, या फिर मान लो कोई भी ऐसा फूड है, या फिर मान लो ये आपका मैगी है, हाँ ये मैगी है, ठीक है, कोई भी ऐसा फूड है। क्या हो रहा है, बच्चे एडमिट हो रहे हैं अभी भी कंटिन्यू। तो कोई भी ऐसा फूड है, कहीं ना कहीं ये जो कि बोतल के अंदर में बंद है, बोतल के अंदर में बंद है, या फिर रैपर के अंदर में बंद है, रैपर इसको ढक के रखा है ना, कहीं से ये डैमेज हो गया, रैपर डैमेज हो गया। जैसे कि कुरकुरे का जो रैपर है वो कभी कभी इसमें से हवा निकल जाती है, हवा निकल जाने से क्या होता है, अंदर का जो फूड है वो उसमें फैट ज्यादा है, वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। अब उसको कोई खाएगा तो परेशानी हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुरकुरे का जो पैकेट होता है या चिप्स का जो पैकेट होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, हवा से भरा रहता है। कहीं ना किसी कारण से यदि मान लो इसमें पंच हो गया, ये कहीं ना कहीं फट गया, और इसमें बाहर से ऑक्सीजन वगैरह या कोई अदर गैसेज इसके अंदर घुसने लगा, तो इसके अंदर बैक्टीरिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको अंदर ही अंदर सड़ाएगा। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको मीठा मीठा बोल करके ये आपको हाथ में दे दिया, खाओ, इस पे कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही है, जनरल है, इससे आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला। एक तो वो हो सकता है पढ़ा लिखा हो सकता है नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन 5 रुपया कमाने के चक्कर में, अपना 5 रुपया बचाने के चक्कर में आपके आपके शरीर के साथ, आपके बॉडी के साथ खिलवाड़ कर दिया। समझ में आया? अब ये आप क्या किए, ये जो फूड आपने अपने बॉडी में डाला, आप ये बॉडी में जाते ही, क्योंकि ये ऑलरेडी बैक्टीरिया से स्पॉइल्ड हुआ हुआ है, ये बॉडी में जाते ही आपके बॉडी में क्या होगा, डिसफंक्शन करने लगेगा, फंक्शन डिस्टर्ब करने लगेगा। और डिसफंक्शनिंग की वजह से क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनिंग की वजह से हो जाएगा फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा, फूड पॉइजनिंग की वजह से होगा वॉमिटिंग। पहले तो नोजिया आएगा, नोजिया यानी कि उल्टी जैसा फीलिंग, उसके बाद हो जाएगा वॉमिटिंग, और साथ में हो सकता है कि लूज मोशन भी हो, ठीक है, एब्डोमिनल, सॉरी लूज मोशन, पहले मिस्टेक हो गया। उसके साथ एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। और यदि ज्यादा दिन तक हुआ तो जॉन्डिस का भी शिकायत हो सकता है, जॉन्डिस, लिख लो सब कोई, जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपके फूड पॉइजनिंग के वजह से हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले, बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म का मतलब ही होता है जो पैक्ड फूड होता है, पैक्ड फूड का डैमेज होना, फूड डैमेज, डैमेजिंग ऑफ पैक्ड फूड with the help of microorganism, with the help of microorganism। कहीं ना कहीं वो फूड जो है वो लीक्ड हुआ है, वो जो पैकेट है वो लीक्ड हुआ है, और लीक होने के कारण उसमें बैक्टीरिया घुस गया है, और बैक्टीरिया घुसने की वजह से क्या हुआ, वो स्पॉइल्ड हो गया। और स्पॉइल्ड होने के कारण जो फूड है, इसको बोलते हैं स्पॉइल्ड होने को ही बोलते हैं बॉटुलिज्म। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बॉटुलिज्म होना, और इसके वजह से जो है रीजन हो क्या होगा, इसके वजह से बीमारी होगी, वो उसको बोलेंगे हम लोग फूड पॉइजनिंग। तो जाहिर सी बात है, यदि हम फूड खाते हैं और जो लंबा फूड है, मतलब कुछ ऐसा फूड जिसको हम काफी दिनों तक सुरक्षित रखना चाहते हैं और सुरक्षित रख के खाना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करना भी जरूरी है, उसका प्रिजर्वेशन जरूरी है, उसको सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि जब भी हम खाएं खाएं हमें इस तरह की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां ना हो। ऐसे पैकेजिंग करें, इस तरह से उसको सुरक्षित रखें कि बैक्टीरिया उस पर कुछ असर ना दिखा सके, ठीक है। तो इसका कुछ इलाज हम बता रहे हैं आप लोगों को, या आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड। सो वेरी सिंपली, इफ यू वांट टू प्रिजर्व द फूड, यू कैन प्रिजर्व इट बाय बॉइलिंग। यदि मान लो कोई लिक्विड फूड है तो बॉइलिंग करके, उसको उबाल करके उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे दूध है ना, हमारे घर में, आपके घर में जो आता है दूध, मम्मी क्या करती है, यदि दूध को, सुबह दूध आया हुआ है और उसको शाम तक रखना है, सी बॉइल टू ट्वाइस एंड थ्राइस, वो 2 या 3 बार जो है उसको उबालती हैं। एंड बॉइलिंग किल्स द जर्म्स, बॉइलिंग क्या करता है, जर्म्स को मार डालता है, ठीक है। अनदर टॉपिक इज, जर्म्स को मार डाला। अनदर टॉपिक क्या है,
बॉइलिंग के और कहाँ करते हैं, टू किल द जर्म्स इन द वाटर, टू किल द जर्म्स इन द वाटर। अभी देखो बारिश का मौसम है ना कहीं आपका जो पाइपलाइन है, ट्यूबवेल का पाइपलाइन कहीं लीक हो गया, लीक होने की वजह से क्या होगा, जर्म जो है उस पानी में आ जाएंगे, और वो पानी भी आप पिएंगे तो क्या होगा, आपको एब्डोमिनल रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब होता है कि पेट से रिलेटेड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब हो गया पेट से रिलेटेड बीमारियां होंगी, ठीक है। तो बॉयल कर देंगे यदि वाटर को, इफ यू बॉयल द वाटर एट 110 to 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट किल्स ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। इससे क्या हो जाएगा, जर्म्स मर जाएंगे, एंड द वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब वाटर जो है वो आपके लिए सुरक्षित है, आप उस पानी को पी सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट टॉपिक था बॉइलिंग। दूसरा टॉपिक क्या है भाई, फ्रीजिंग। दूसरा टॉपिक क्या है, फ्रीजिंग। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द फूड इफ देयर इज अ सॉलिड फूड, एंड इट कैन बी सॉलिड फूड है और लिक्विड भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। एंड इफ यू वांट टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, यू कैन फ्रीज इट। आप इसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज कितने डिग्री पर, 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कर दीजिए। इस टेम्परेचर पर कोई भी जर्म्स काम नहीं कर सकता, नो एनी काइंड ऑफ जर्म्स कैन एक्ट। मोस्टली जितने भी जर्म्स हैं वो ये इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता, 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। सो यू कैन, इन दिस वे यू कैन प्रिजर्व योर फूड। इस तरह से आप अपने फूड को बचा सकते हो। जैसे घर में कौन कौन सा फूड जो है फ्रीज करते हैं, कौन बताएगा? चलो पीयूष तुम बताओ, कौन कौन सा फूड जो है हम लोग प्रिजर्व करते हैं घर पे फ्रीजिंग के माध्यम से, फ्रिज के माध्यम से, रेफ्रिजरेटर के माध्यम से, बोलो। वेजिटेबल्स, हाँ वेजिटेबल सॉलिड फूड है, और कर्ड, हाँ कर्ड दही वगैरह भी, और कुछ बटर, चीज। हाँ बटर चीज कर्ड, हाँ इसको हम लोग फ्रीज कर लेंगे। इवन कई बार तो हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, जो सब्जी बनाती हैं, हाँ सुबह में सब्जी बनी हुई है, सपोज सब्जी का कुछ पार्ट बच गया या फिर रोटी का कुछ पार्ट, ऐसा कुछ पार्ट बच गया जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वी कैन कीप इट इन द, कहाँ उसको डाल सकते हैं हम लोग, हाँ फ्रीज में डाल करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। हाँ रेफ्रिजरेटर में। चलो ये तो समझ में आ गया। अब तीसरा टॉपिक है कि सन ड्राइड, ये तो दूसरा नंबर टॉपिक था। तीसरा नंबर है सन ड्राइड। सन ड्राइड, सन ड्राइड क्यों, सन ड्राइंग करने से क्या फायदा है, सूखा, दो फायदे हैं। एक सन ड्राइव से एक फायदा है, यूवी रे, सन के अंदर में होता है यूवी रे, प्रेजेंट इन द सनलाइट, प्रेजेंट इन द सनलाइट kills all the germs। यूवी रे जो है ये जर्म्स के लिए एकदम घातक है। दिस इज अ वेरी डेंजरस रे फॉर द जर्म्स। सो एनीथिंग विच यू कीप इन द सन, जो भी चीज आप सन में रखते हो, ओके, दैट इफ इट कंटेन द जर्म्स, यदि उसके अंदर जर्म्स होता है, इट ऑटोमेटिकली गेट, यू कैन से रिमूव, जर्म्स ऑटोमेटिकली वहां से मर जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। तो सन ड्राइव से पहला फायदा है कि यूवी रे से जो है वो जर्म्स को मार देता है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ये वाला बात, आ रही है ना तुम? यस सर। हाँ ठीक है वेरी गुड। अब देखो कितना रूम स्मूथली क्लास चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सेकेंडली यूवी रे वाले बात बता दिया मैंने आपको। सेकेंडली है कि सन ड्राई करने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ द फूड मटेरियल। जो भी फूड मटेरियल होता है उसको हमने डिहाइड्रेटेड कर दिया है। डिहाइड्रेट का मतलब उसमें से वाटर निकाल दिया, रिमूव वाटर, रिमूव, डिहाइड्रेशन का मतलब भी हो गया रिमूव वाटर। जैसे ही वाटर को रिमूव किया, अब वहां पानी है नहीं, और पानी होगा नहीं तो बैक्टीरिया हमेशा मॉइस्ट चीज को ही बर्बाद करता है, या कोई भी जर्म्स जो है वो मॉइस्ट चीज को, फंगस ही है, फंगस ही है, फंगस को भी मॉइस्ट चीज चाहिए बर्बाद करने के लिए। मॉइस्ट चीज नहीं होगा, मॉइस्ट मतलब भीगा चीज होना चाहिए, भीगा नहीं होगा तो वो बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों के घर में, सबके घर में आप लोगों की जो मम्मी है वो क्या कर देती हैं, पापड़ जो है वो सन ड्राई करती हैं, अचार जो है वो सन ड्राई करती हैं, अचार करती है ना भाई,
और ये देखो Yes. क्या इसको बोलते हैं, चिप्स जो है वो करती हैं सनराइज है। Yes, इवन sir. कई बार Yes, तो वो sir. गेहूं को भिगो करके, चावल को भिगो करके, दाल को भिगो करके वो लोग सुखाया जाता है सर। हाँ सन ड्राई करती है। तो सन ड्राई से पहला क्या फायदा हुआ, सारे के सारे जर्म्स मर गए, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं यस उससे। सर। और दूसरा क्या फायदा होता है उसमें का, जब पानी निकल जाएगा, अब पानी निकल जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें कोई भी फंगस हुआ, कोई भी बैक्टीरिया हुआ, कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, वो उसको अब बर्बाद नहीं कर सकेगा। नहीं अब ये कर बात तो पाएगा। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो Yes, किसान sir. Yes, होते sir. हैं, वो किसान जो होते हैं वो अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। किसान लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, वो लोग सन ड्राई करके, सन ड्राई करके सर। हाँ उसको बोरी में डाल करके, और उसमें क्या कर देते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड का पाउच डाल देते हैं, छोटा छोटा पैकेट होता है इंसेक्टिसाइड का, उसको Yes, डाल sir. देते हैं, या फिर पेस्टिसाइड का पैकेट डाल देते हैं और उसको सिलाई करके रख देते हैं। उससे क्या होता है, चूहा वगैरह भी नहीं आता और जर्म्स तो उसमें लगते ही नहीं है। तो सन से दो फायदे हो गए, हुए ना जी। वाह, सबको समझ में आ रहा है भाई। हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई हाथ दिखा दो एक बार। हाँ आद्या यहीं पे हो? Yes, sir. अरे वाह, समझ में आ रहा है ना सब? सब तो जानती ही होगी, Yes, sir. सब जानती थी ना? No, sir. आप पढ़ाए तब जाने। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत लोग जानते भी हैं सनराइज का फायदा, या फिर सर सूजी वो का तो फायदा। जानते थे, सनराइज फ्राइडे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। और कहाँ आगे बढ़ेंगे भाई, ये तो समझ। हाँ जी, अचार वाला, हाँ इसके बारे में भी बता दूं मैं आप लोगों को। हम लोगों की मम्मी क्या कर देती हैं, देखो एक और है, एक ये तो फोर्थ वाला टॉपिक है। बाई यूजिंग सॉल्ट, नमक डाल करके भी प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ जो अचार बनता है, सपोज नींबू का अचार हो, आम का अचार हो, हाँ आंवले का अचार हो, ये आंवला का अचार है ना। तो ये अचार में हम लोग की मम्मी क्या करती हैं, दो चीजें डालती हैं, एक तो ऑयल डालती हैं और दूसरा डालती है सॉल्ट। ये ऑयल भी फूड प्रिजर्वेशन में मदद करता है, सॉल्ट भी फूड प्रिजर्वेशन में मदद करता है। कैसे करता है इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ऑयल मान लो ये पूरी तरह से ऑयल से घिरा हुआ है, ऑब्वियसली जर्म्स को तो वो अंदर आने ही नहीं देगा, जर्म्स उसी में फ्लोट करता रह जाएगा। ठीक है, तो ऑयल तो इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। जो भी हमारे यहाँ अचार बनता है, नींबू का अचार बना, आम का अचार बना, कोई भी अचार हो, तो उसमें क्या करते हैं हमारी मम्मी लोग, पूरा तेल से उसको डुबो देती है। देखिए ना आप लोग, Yes, sir. ये क्या हुआ, ये फूड Yes, प्रिजर्वेशन sir. में मदद कर दिया, फूड को प्रिजर्व कर दिया। ये तेल उसको टेस्ट देने के लिए नहीं है बेटा, उसको प्रिजर्व करने के लिए। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. दूसरा जो है ये सॉल्ट तो टेस्ट के लिए बोलते हैं ना, स्वाद अनुसार। सॉल्ट कैसे लेना चाहिए, स्वाद अनुसार। तो यहाँ टेस्ट के लिए तो सॉल्ट जरूरी है ही, बहुत जरूरी है, टेस्ट चाहिए ही। लेकिन सॉल्ट से एक और फायदा है, जैसे ही मान लो कोई जर्म, मान लो ये अचार है, छोटा सा अचार, और इसमें पूरी तरह से नमक लगी हुई है, इट इज ऑलरेडी सॉल्टेड, और मान लो कोई इस पे जर्म्स आ रहा है, कुछ जो है ना बहुत बेशरम जर्म्स होते हैं, वो उनका नमक से भी असर नहीं होता। मैंने बताया था जर्म्स के बारे में, ये लोग 0 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, इवन प्लस में भी बताया था ना मैं, किसी भी टेम्परेचर पे रह सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। लेकिन जनरली जो जर्म्स होते हैं, यदि नमक के संपर्क में आते हैं, सॉल्ट के संपर्क में आते हैं, तो सॉल्ट क्या करता है, इसके अंदर का सारा पानी खींच लेता है और ये डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। डिहाइड्रेटेड मतलब इनके बॉडी में और हाइड्रेशन नहीं रह जाता, यानी कि पानी नहीं रह जाता, रिमूव वाटर। और जैसे ही रिमूव कर लेते हैं वाटर को, जैसे हम लोगों का डायरिया होता है ना, बोला था ना मैं, शरीर में से जब पानी निकल जाता है तो क्या होता है, मरने का चांस हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ORS पीते हैं। क्या पीते हैं, अपने बॉडी के अंदर जो पानी कम हो रही है उस पानी को रिकवर करने के लिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। यहाँ पर सेम प्रॉब्लम इस बैक्टीरिया के साथ हो रहा है, इसके बॉडी का सारा पानी ही निकाल दिया। किसने निकाल दिया, नमक, सॉल्ट ने। अब क्या हो गया, ये डिहाइड्रेटेड हो गया, इसके अंदर पानी ही नहीं बचा, और डिहाइड्रेशन की वजह से ये मर गया। इसीलिए कोई भी जर्म जो भी, किसी ने अभी तक क्वेश्चनिंग नहीं किया ना, हाँ अच्छी बात, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कोई भी जर्म जैसे ही नमक के संपर्क में आता है, मोस्टली, कोई मतलब नहीं, मोस्टली ज्यादातर
कुछ ऐसे तो जर्म्स हैं जो बदमाशी करते हैं। मोस्टली जो जर्म्स होते हैं वो जैसे ही नमक के संपर्क में आते हैं डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसके शरीर का पानी रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने की वजह से वो मर जाते हैं। तो ये दो तरीके से हमारे यहाँ फूड प्रिजर्वेशन होता है, बाय ऑयल एंड बाय सॉल्ट। समझ में आ गया? सबको समझ में Yes, आया sir. ना? ठीक है, ठीक है। Yes, चलो, sir. तो कोई अपना हाथ Yes, तो उठा दो sir. मेरे भाई। हाँ, वेरी गुड। एक और प्रिजर्वेशन का मेथड है, चौथा पांचवा नंबर प्रिजर्वेशन। ये मेथड बोलते हैं बाय केमिकल प्रिजर्वेशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बाइसल्फेट ना, क्या नाम है उसका? देखो, आज के डेट में ये जो हम लोगों के पास पैकेज फूड आता है, पैकेज फूड में ये पैक्ड फूड पहले किया जाता है, मतलब पैकेज फूड में मेनली आते हैं हम लोग के पास सॉसेज यानी केचप, है ना, किसान केचप वगैरह होता है। और किसान केचप वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें टमाटर रहता है। जनरली टमाटर नहीं रहता है, क्योंकि जब मार्केट में 100 रुपये टमाटर होता है तो यहाँ पे 100 रुपये किलो ये केचप दे रहा होता है। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। बहुत बार क्या होता है, इसमें उबला हुआ आलू वगैरह डाल दिया जाता है। समझ में आया? खाली फ्लेवर डाल दिया जाता है ऊपर से, कॉन्फ्लिक्ट का टमाटर केचप का फ्लेवर डाला जाता है। हर बार यहाँ पे 100% टमाटर बोला जाए यानी कि टोमेटो, तो वो नहीं होता। कई बार इसमें कोहड़ा मतलब पंपकिन का वो जो फ्लेश होता है ऊपर का, जो पंपकिन जो हम लोग खाते हैं उसको पीस के डाला रहता है। आप लोगों को नहीं पता है बहुतों को। ये जो आप लोग Yes, sir. हाँ, आप लोग जो मैंगो जूस वगैरह खाते हो, मैंगो जूस वगैरह पीते हो, मैंगो जूस माजा, इसमें आपको 100% मैंगो, अब तो हर सीजन में तो मैंगो होता नहीं है। और मैंगो इतना कहाँ से होगा कि आप लोगों के पास हर सीजन में जो है मैंगो का जूस मिल जाएगा? इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली No, पॉसिबल sir. नहीं है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है। समझ में आया ना? इस तरह का प्रोडक्ट, Yeah. एक कोहड़ा का जूस आ रहा है, पपीता का जूस आता है, उसी को जूस बना करके और उसमें क्या जाता है, फ्लेवर डाल करके आप लोगों को दे देते हैं। तो अंदर में जो डाला जाता है ताकि ऐसी चीजें सड़े नहीं, हाँ, ऐसे कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो इस तरह के कच्चे फूड को, ये तो पूरा कच्चा फूड है ना, ये तो Yes, sir. हाँ, मतलब 2 घंटा के लिए निकाल के रख दो, ये पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा, पूरी तरह से सड़ जाएगा, 2 घंटा में सड़ जाता है। कई बार तो देखते हैं कि बच्चा लोग रख करके निकाल करके उसका टमाटर का सॉसेज खा रहे हैं। टमाटर का सॉसेज जो ये बोतल होता है ना, ये आप छोटा छोटा बोतल खरीद ले, क्योंकि ज्यादा बड़ा बोतल खरीदने से क्या होता है, जहां भी अनकवर्ड प्रॉब्लम हुआ बॉटुलिज्म होने का चांस ज्यादा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत ही हानिकारक चीज है। समझ में आया? इसमें एक केमिकल डाला जाता है, उस केमिकल का नाम सोडियम बाइसल्फेट है कि क्या है, उसको डाल करके ना इसको प्रिजर्व किया जाता है। मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, मैं केमिकल का नाम आपको बताऊंगा कल, ठीक है। उसको डाल करके इसको क्या किया जाता है, हाँ याद आया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको बता दूंगा। इसको प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि ये केमिकली इसको, इस फूड को प्रिजर्व किया गया है। और जब भी मतलब हम लोग छोटा पाउच खरीदते हैं तो 2 दिन 3 दिन या 5 दिन में खत्म हो जाता है, दैट इज वेरी गुड, Yes, वो sir. अच्छा है। और मान लीजिए आप बड़ा बड़ा बोतल खरीद ले रहे हो, यदि आपके पास फ्रिज है देन गुड, आपके पास फ्रिज है तो आप फ्रिज में प्रिजर्व करके रखे हो, दैट इज बेटर, बहुत अच्छा है। इफ यू हैव नो एनी फ्रिज, आपके पास यदि फ्रिज नहीं है देन डोंट यूज इट। समझ में आया? ये 2 दिन 3 दिन के बाद पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, खुलते ही इसके अंदर बैक्टीरिया जाना शुरू कर देते हैं एंड इट गेट स्पॉइल्ड। सो प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव के माध्यम से इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती। मैं इसका नाम आप लोगों को बता दूंगा, होप कि इसके अंदर भी होना चाहिए, देख लेता हूँ क्या है। एक और टॉपिक है बेटा, वो समझा दूंगा, खत्म हो जाएगा। हाँ ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। हाँ, एसिड, ये मैंने आप लोगों को एसिड वाली बात नहीं बताया। ये जो अचार बनता है ना, अचार 2 तरीके से बनता है हमारे यहाँ। एक अचार जो बनता है, हमारी माँ जो बनाती है अचार, उसमें तेल डालती है, सॉल्ट डालती है, मैंने बता दिया। और एक जो कंपनी वाले अचार बनाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, वो सारी सब्जियां काट काट के उसमें डाल देते हैं, और उसके ऊपर से क्या डाल देते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, विनेगर। हाँ विनेगर डाल देते हैं। और विनेगर डाल करके ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, और इसको कवर करके रख देते हैं पूरी तरह से। ये हो गया, अचार बन गया। तो एसिड में ही ये क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया, फूड क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। ये Preserve. हाँ, सोडियम, देखो मैं नाम बोल रहा था, यही मैं भूल रहा था, देखो ये लिखा तो है, सही बोला था मैं, सोडियम मेटास बाइसल्फेट,
लिखा है ना, ये सब है, ये सब सोर्सेस वगैरह में जो नहीं बताया ना केमिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पे। यस सर। हाँ, सोर्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। बेटर बाय। अब सोचो ये केमिकल हमारे बॉडी में जाएगा तो ये अच्छा है क्या? सोच सकते हो? यहाँ पे ये नाम No, भी लिखना है, sir. नेम। नो सर। हाँ, Na2 केमिकल प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव तो सभी लिखना है बेटा, प्रिजर्वेटिव है ना। हाउ सॉल्ट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने में सॉल्ट कैसे मदद करता है। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, 5 मिनट बचा है, एक और टॉपिक समझाना है, समझा देते हैं आपको। ओ शिट, हाँ एक और बात, मैं तो सॉल्ट वाला बता दिया था, शुगर वाला नहीं बताया, शुगर वाला नहीं बताया था ना। नो सर नहीं। नो सर। हाँ, जैम No, sir. जेली, हाँ जैम जेली नहीं है, जैम जेली हो गया, सॉसेज हो यस गया, सर। ये सब शुगर में प्रिजर्व किया जाता है। समझ में आ गया होगा, कुछ बताने वाली तो बात है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आया? जैम जेली आपको आ पता गया है कि- सर। आ गया सर। ये भी वही Yes, काम sir. करता है, सॉल्ट काम करता है ना, यस सर। सॉल्ट जो काम करता है, शुगर भी वही काम करता है, पानी निकाल लेता है बैक्टीरिया का। समझ में आया ना। इसके बाद एक और टॉपिक है प्रिजर्वेशन sir. बाय ऑयल एंड विनेगर, ये तो मैंने बता ही दिया, बता दिया ना। सर यस सर बता दिया। इसके बाद Yes, और sir. एक टॉपिक था, इसके बाद एक और टॉपिक है, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। प्लीज आप लोग, इसका क्या, किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो बेटा। हीट एंड कोल्ड, हीट वाला कोल्ड वाला भी बता दिया, फ्रीजिंग वाला बता दिया, बॉइलिंग वाला बता दिया। यस सर। यस सर। सारा प्रिजर्वेशन का मेथड लिखना है। हाउ कैन, ये क्वेश्चन है, वी प्रिजर्व द फूड एट होम, एट होम, हम घर पे कैसे प्रिजर्व करेंगे फूड को। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें मतलब इसमें आपको कम से कम 5 पॉइंट दे देंगे। कौन कौन से पॉइंट, जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है बेटा, समझ में आ गया ना, ऐसे पॉइंट बना बना करके 5 पॉइंट आप दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक टॉपिक है वो है पेस्चराइजेशन, ये बता देता हूँ तो और ऑटोमेटिकली आप सब पढ़ लोगे, आप इजी है सारा टॉपिक। पेस्चराइजेशन क्या है, इसको खोजा था मिस्टर लुइस पैस्चर ने। क्या नाम था उनका? लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर। हाँ, उन्होंने क्या किया था, लुइस पैस्चर ने बैक्टीरिया है ना, उन्होंने क्या किया था कि दूध को, हाँ, बैक्टीरिया से बचाने के लिए उन्होंने दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअली 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध उबलता है, प्योर दूध। प्योर दूध का मतलब दूध एकदम प्योर हो, उसमें एक बूंद भी पानी ना हो तो 70 डिग्री पर वो उबल जाएगा, यानी कि ये दूध पियोगे तो आपका मुंह नहीं चलेगा। लेकिन इसमें आधा कप भी पानी आपने मिला दिया, पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो 4.2 किलो जूल होता है, बहुत ज्यादा होता है। इतना हीट हो जाएगा कि मतलब ये आधा कप पानी मिला करके इसको उबाल दो, इतना हीट हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर 120 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, 120 डिग्री, 110 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। ये दूध आपके मुंह को जलाएगा और आप दूध नहीं पी पाओगे। समझ में आया ना। तो दूध को यदि चेक करना है कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, यानी कि पानी मिलाया हुआ है कि नहीं, ऐसे कर सकते हो। गर्म दूध को आप फूक फूक के जैसे चाय पीते हो वैसे पी सकते हो आसानी से। समझ में आया। तो ये क्या किया इन्होंने दूध को ले लिया 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, उसको बॉयल किया, फिर ठंडा किया, फिर लेकर सीधा 0 डिग्री पर कूल किया, फिर इसको गर्म किया, दोबारा बॉयल किया और फिर ठंडा करके इसको पैकेट कर दिया। यानी कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 15 से लेकर 30 सेकंड तक बॉयल किया, फिर इमीडिएट कूल किया, फिर बॉयल किया, मैंने 2 बार किया ये प्रोसेस, फिर कूल कर दिया और कूल करके उन्होंने पैकेटिंग कर दिया। इससे क्या हुआ, जो जर्म उबलते हुए टेम्परेचर में बच गए थे वो 0 डिग्री पे आके मर जाएंगे, जो जर्म 0 डिग्री पे बच गए तो फिर उबलते हुए जर्म्स जाके मर जाएंगे। यानी इतना हमने टेम्परेचर का डिफरेंस किया कि जो जर्म्स बच जा रहा था, अपने आप को मास्क कर ले रहा था टेम्परेचर की वजह से, वो सारे के सारे जर्म्स मर जाएंगे। और इस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं 24 से लेकर 48 घंटे तक। कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 5 से लेकर के
10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। समझ में आया? ये फटेगा नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। Yes, इसको sir. बोला जाता है पेस्चुराइजेशन। क्या बोला जाता है? Pasteurization. कवर किया लुईस पेस्चर। तो यहाँ पे डिफाइन पेस्चुराइजेशन लिखेंगे। डिफाइन पेस्चुराइजेशन यहाँ पे पूरा यहाँ पे है। हु डिस्कवर्ड इट? आज जो भी पैकेट वाला दूध आता है ना बेटा हम लोगों के पास, सब का सब पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। देख लेना आप लोगों के पैकेट में, जिन लोगों के पास दूध का पैकेट आता होगा वो लोग देखेंगे ध्यान से तो उसमें पता चलेगा कि उसमें पैकेट पेस्चराइज्ड मिल्क। इसके अलावा फूड को और कैसे प्रिजर्व करते हैं? बाय स्टोरिंग एंड पैकेजिंग। सारा पॉइंट आप लोग आज के इसमें होमवर्क में लिखेंगे। सारा पॉइंट, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, पैकेजिंग करके आज के डेट में जितना भी मार्केट एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या कहते हैं? फूड एंड कॉर्पोरेशन में, फूड मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेशन में घुस, एफएमसीएस, इसके अंदर में घुस करके इन्होंने सारा का सारा फूड से रिलेटेड खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो वो लोग क्या कर देते हैं? फूड को स्टोर करते हैं और उसको अच्छे से पैक करते हैं ताकि मार्केट में उसको बेच सके। आज तक के लिए इतना ही बेटा। आप लोगों को हो सकता है कि कोई परेशानी ना हो। यदि परेशानी है तो आप लोग मेरे को लिख सकते हो। टाइम खत्म हो चुका है, 1 मिनट भी नहीं बचा।